गुड मॉर्निंग, दिस इज सीख द लाइट क्लासेज एंड आई एम योर टीचर कैलाश चंद्रा। आज हम 12th क्लास इंडियन हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर राजा किसान और नगर में हम चर्चा करेंगे एक आरंभिक साम्राज्य अर्थात मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो सबसे पहले आते हैं हम मौर्य साम्राज्य संस्थापक कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने घनानंद को मगध की गद्दी से उतार कर शासन प्राप्त किया। इस शासन प्राप्त करने में इसकी मदद इसके महामंत्री चाणक्य ने की। तो इस प्रकार इसका जो शासन था, इसके वंश का शासन 1 से 50 वर्ष चला। इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त और उसके बेटे बिंदुसार ने इस साम्राज्य को फैलाया और इसमें सम्राट अशोक ने इस साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष में इसकी पताका को फहराया। जैसे उत्तर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, समस्त उत्तर भारत और दक्षिण में कलिंग तक इसका विस्तार हुआ। अब आते हैं कि इसकी जानकारी प्राप्त करने की क्या क्या स्रोत है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं आपसे कि मौर्य साम्राज्य की विषय में आपको क्या क्या जानकारी है, क्या क्या स्रोत है। तो सबसे पहले स्रोत आता है मूर्तिकला, कि इस स्रोत में मूर्तिकला पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि उसके नीचे कुछ उद्धरण लिखे हुए हैं कि वो किस काल की है और इससे हमें इतिहास की जानकारी का पता चलता है। नेक्स्ट स्रोत आता है इसका कि उस समय पर यूनान से एक राजदूत आया था जिसका नाम मेगास्थनीज था। इसके दरबार चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और उसने एक बुक लिखी इंडिका। उसके कुछ अंश आज भी हैं। उस समय की ये बुक में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ ही इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्थशास्त्र, कि इस समय एक अर्थशास्त्र बुक भी लिखी गई। इसलिए लिखी चाणक्य ने, कौटिल्य ने, अर्थात ये चंद्रगुप्त का महामंत्री था। इसने ये कहने को अर्थशास्त्र धन से संबंधित दिखाई देती है बुक, लेकिन ऐसा नहीं है। यह राजनीति और कूटनीति से संबंधित ही इस किताब है कि इस साम्राज्य को किस तरह प्राप्त किया जा सकता है और किसी साम्राज्य को किस तरह नेस्तनाबूद किया जा सकता है। इसमें कूटनीति के सारे नियम बताए गए हैं। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मौर्य साम्राज्य का उल्लेख हमें जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों से भी हमें प्राप्त होता है। जैसे कि भगवती सूत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा गया है कि उसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था और एक जैन मुनि की तरह से जीवन बिताया था। इसी प्रकार अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया और एक बौद्ध भिक्षु की तरह से जीवन बिताने लगा। और इसमें अशोक ने अपने राज्यादेशों में, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक ने अपने राज्यादेशों में ये शिलाओं पर खुदवाया, स्तंभों पर खुदवाया और गुफाओं पर खुदवाया कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए और जनता इसको पूरा पालन करे। इस प्रकार के ये शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ और नेक्स्ट टॉपिक होगा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। एक आरंभिक साम्राज्य अर्थात मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन किस तरह चलता था, अब हम उस पर चर्चा करते हैं कि मौर्य साम्राज्य में सम्राट सर्वोच्च था। शासन की तीनों शक्तियां सम्राट में निहित थी, जैसे कानून बनाने की शक्ति, कानून लागू करने की शक्ति और कानून न लागू करने वालों को दंड देने की शक्ति भी केवल सम्राट में निहित थी। सम्राट अधिकारियों की नियुक्ति करता था, सेना पर नियंत्रण रखता था, जनता की शिकायतों को सुनता था और उनका निवारण करता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होता था। इसमें 12 से 20 तक सदस्य होते थे और ये अपने अपने विभाग का कार्य सुचारू रूप से करते थे, जो कि सम्राट दिशा निर्देश देता था। अब आता है कि साम्राज्य कई भागों में विभाजित था और इन प्रांतों के जो प्रशासक होते थे वो राज परिवार के सदस्य होते थे, जो कुमार कहलाते थे। अब इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी चलती थी साम्राज्य की, तो कृषि से 1/6 राजस्व लिया जाता था, जिससे राज्य के सारे कार्य चलते थे। अब कृषि की जो व्यवस्था थी वो सिंचाई पर डिपेंड थी, क्योंकि भारत एक पहले से मानसूनी देश है। तो सिंचाई के 3 साधन होते थे, नहरें, कुएं
और तालाब। नहरें नई नई खुदवाई जाती थी, पुरानी की मरम्मत होती थी, कुएं खुदवाए जाते थे, उनसे पानी निकाला जाता था, और जो तालाब थे उनके लिए भी जगह संरक्षित थी कि ये तालाब की जगह इसको कोई और एनक्रोच नहीं करेगा। अब इसके बाद आता है 5 पॉइंट है कि ग्राम प्रशासन और नगर प्रशासन। तो नगर प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे जो अपने अपने कार्य करते थे, और ग्राम में एक ग्रामणी होती थी। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी जो गांव के विकास के बारे की बात करती थी, गांव का विकास की देखरेख करती थी। इसके बाद आता है सेना का प्रबंध, कि मौर्य साम्राज्य में 6 लाख की सेना थी, विशाल सेना थी, इसलिए सम्राट ने सेना को 6 समितियों में बांट दिया था जिससे कि सेना पर नियंत्रण बना रहे। अब आता है गुप्तचर व्यवस्था, कि साम्राज्य में एकता शांति स्थापित करने के लिए कि कहीं कोई विद्रोह ना हो, कोई अशांति ना हो, इसके लिए गुप्तचर की एक बड़ी टीम बना रखी थी जो साधु के वेश में, भिक्षु के वेश में, भिक्षुणियों के वेश में वो घूमते रहते थे और राजा को रिपोर्ट करते रहते थे, और राजा उस कार्य को सुचारू रूप से अंजाम देता था। अब आता है कि अन्य कल्याणकारी कार्य जैसे औषधालय बनवाना, सफाई, शिक्षा और कृषि संबंधी कार्य, ये जो मंत्री परिषद थी उन्हीं के लिए बांट रखे थे। वो अपने अपने मंत्री अपने अपने विभाग का कार्य सुचारू रूप से करते थे। तो इस प्रकार यह इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में आप क्या जानते हैं, कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार चलता था। तो आप इसमें केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन के बारे में लिख सकते हैं, आप यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में लिख सकते हैं, आप यहाँ के जो सिंचाई व्यवस्था के बारे में लिख सकते हैं, नगर का प्रशासन कैसे चलता था, गांव का प्रशासन कैसे चलता था, इसके बारे में लिख सकते हैं, सेना का प्रबंध है, 6 समितियां हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर दिया जा सकता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अशोक का धम्म प्रचार। एक आरंभिक साम्राज्य, इसमें हम चर्चा करेंगे अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रसार, कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किस प्रकार किया। 265 ईसा को अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, कलिंग युद्ध में विजयी हुआ, लेकिन उसकी विजय को वो रास नहीं आई क्योंकि लाखों लोग मारे गए, इसलिए उसके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। इसके साथ ही उसने धर्म प्रचार प्रसार में खुद लग गया, अपना परिवार लगा दिया, और यहां तक कि अपनी पत्नी, पुत्र को भी धर्म प्रसार में लगा दिया। पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को श्रीलंका और इंडोनेशिया भेजा। स्वयं सम्राट होते हुए भी अशोक ने भिक्षुओं जैसा जीवन व्यतीत किया, अहिंसा का पालन किया, पशुवध पर रोक लगा दी, बौद्ध धर्म के नियमों को स्तंभों पर और शिलालेखों पर खुदवाया जिससे जनता आसानी से स्वीकार कर सके, उन्हें पढ़ सके। इसके बाद अशोक ने लगभग 84,000 बौद्ध विहारों और 4800 स्तूपों का निर्माण कराया जिससे कि बौद्ध भिक्षु आसानी से बौद्ध विहारों में रह सकें और बौद्ध धर्म से जुड़े वस्तुओं को, उन चीजों को स्तूपों में रख सकें। इसके बाद उसने धार्मिक नाटकों का भी आयोजन कराया कि बौद्ध धर्म से संबंधित जगह जगह धार्मिक आयोजन किए जाते थे। उन नाटकों से जनता प्रेरित होती थी और बाद में वो बौद्ध धर्म को ग्रहण करती थी। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में बुलाई गई। इस बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का निर्माण हुआ और बौद्ध भिक्षुओं में जो आपसी मतभेद थे वो भी दूर किए गए। इसके बाद आता है कि अशोक ने स्वयं बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी दौरा किया। वहां पे गया जैसे कपिलवस्तु, बौद्ध गया, कुशीनगर, सारनाथ, और वहां जाकर के इस धर्म का प्रचार किया तो जनता और अत्यधिक इससे प्रभावित हुई। इसका जो लास्ट पॉइंट आता है कि बौद्ध धर्म को शिलालेखों पर खुदवाया और बौद्ध धर्म के साहित्य को लिखवाया। तो इस प्रकार जनता ने इस धर्म को आसानी से स्वीकार कर लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि उसने अपने परिवार को लगा दिया और भिक्षुओं जैसा जीवन व्यतीत किया। उसने स्तंभों पर, शिलालेखों पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लिखवाया। 84,000 बौद्ध विहार और 4800 बौद्ध स्तूपों को बनवाया। इसके बाद उसने नाटक का आयोजन भी लिख सकते हैं। इसके काल में ही
तृतीय बौद्ध संगति बुलाई गई। तो इस प्रकार इसमें ये तीर्थों का भी वर्णन कर सकते हैं और साहित्य के बारे में लिख सकते हैं। तो आप इसका ये कंप्लीट आंसर दे सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक था समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक होगा अशोक की महानता। एक आरंभिक साम्राज्य, इसमें हम चर्चा करेंगे अशोक की महानता, अशोका द ग्रेट, कि अशोक को महान बनाने के पीछे कौन कौन सी वजह है जिनसे अशोक को महान कहा जाता है। सबसे पहले आता है शांति व अहिंसा की नीति। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शांति की नीति अपनाई तथा अहिंसा की नीति भी अपनाई, क्योंकि उसने पशुवध पर रोक लगा दी, शिकार खेलने पर रोक लगा दी। इस तरह से वह पूरा अहिंसावादी हो गया। इसका सेकंड पॉइंट आता है जनसेवा। अशोक ने स्वयं को दीन दुखियों की सेवा में अर्पित कर दिया। उसने अपने परिवार को भी दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया था। अब इसका थर्ड पॉइंट आता है एक आदर्श शासक। अशोक अपनी प्रजा को पुत्र और पुत्री के समान मानता था। उसका मानना था कि जिस राज्य में प्रजा दुखी रहेगी उस राज्य का शासक कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए वह हमेशा प्रजा की भलाई के लिए हमेशा कार्य करता रहता था। फोर्थ पॉइंट आता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने आप पूरी शक्ति से लगा दिया। उसने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका और इंडोनेशिया भी प्रचार प्रसार के लिए भेजा और पूरे भारत में उसने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए शिलालेखों, स्तंभ लेखों और गुफा लेखों का भी प्रयोग किया था। अशोक ने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी, जो कि जनता में एक नैतिक शिक्षा का प्रचार करता था। इसका 6 पॉइंट आता है धार्मिक सहनशीलता। अशोक बौद्धिस्ट होते हुए भी, बौद्ध धर्म को मानते हुए भी, वह अन्य धर्मों का भी आदर करता था, जैसे जैन मुनियों का आदर करना और सनातनी ब्राह्मणों का भी आदर करता था। इसके बाद आता है कला, शिक्षा और साहित्य का विकास, कि अशोक के समय में जो स्कूल थे, जो विद्यालय थे, उनमें कला, साहित्य, गणित, विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही अशोक ने 2 नगर भी बसाए थे, जो श्रीनगर और देवपाटन है। इसके जो लास्ट पॉइंट है अशोक की कल्याणकारी कार्य। कल्याणकारी कार्य ये कार्य थे कि सड़क बनवाना, सड़क के किनारे पेड़ लगवाना, कुएं खुदवाना तथा यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाना भी ये उसके कार्य थे। उसने अस्पताल भी खुलवाए, पशु अस्पताल भी खुलवाए, जिससे कि पशु भी परेशान ना हो, पशु भी स्वस्थ रह सकें और मनुष्य भी स्वस्थ रह सके। इस तरह से ये अशोक को ग्रेट अशोक कहा जाता है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा है कि हर युग में, हर देश में अशोक जैसा शासक पैदा नहीं होता। आज दुनिया के इतिहास में अशोक की कोई समानता नहीं रखता है। तो इस प्रकार ये अशोक महान कहते हैं। तो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।